आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 पूरी कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बता दें कि प्रश्नावली 1.1 का जो है पूरा कंप्लीट वीडियो हमारे YouTube चैनल पर डाला गया है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो प्लीज़ आप जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्या से तोड़ते हैं उसको, ठीक है, तभी वो कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। तोड़ने के लिए हम सबसे पहले लगाते हैं 2 का टेबल, क्योंकि जो अभाज्य संख्या है केवल अभाज्य संख्या से ही हम लगाते हैं। तो पहले 2 से लगाते हैं, फिर 2 से नहीं कटने वाला होता है तो उसके बाद 3 से लगाते हैं, फिर 3 के बाद 5 से लगाते हैं, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद 11 से, उसके बाद 13 से, उसके बाद 17 से, ठीक है, उसके बाद 19 से, उसके बाद 23 से। मतलब केवल और केवल अभाज्य संख्या से ही तोड़ना है, ठीक है, तभी वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो जो भी संख्या दिया गया है उन सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, तो वो है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे तो 70 बार में टूटेगा, 70 मरतबे। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 35, उसके बाद फिर 5 से तोड़ेंगे तो 7 मरतबे टूटेगा, है ना। 140 का अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब देखिए 2 आ रहा है 2 बार, तो 2 बार आ रहा है तो हम 2 लिख के और इसके पावर में 2 दे सकते हैं। उसके बाद 5 एक के गो है तो सीधा 5 लिख देंगे, और 7 भी एक ही है तो सीधे हम 7 लिख देंगे, है ना। अगर 2 3 बार आता है तो 2 के पावर 3 देते। 5 अगर 4 बार आता, 5 मान लीजिए, तो 5 के पावर हम 4 लिखते, है ना। मतलब घात के रूप में जो है व्यक्त करना है इसको। ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 में है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 156 का, ठीक है। 2 से तोड़ेंगे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 तिया 6, 2 नामा 18, और फिर 3 से तोड़ेंगे 13 तिया 39। मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड आता है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। अब देखिए 2 कै बार आता है, 2 बार आता है 2, तो 2 लिख देंगे और इसके घात में जो है ना 2 लगा देंगे। और 3 एक ही बार आता है तो सीधा 3 लिख देंगे, और 13 भी एक बार ही आता है तो सीधा एक बार 13 लिख देंगे। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, पॉइंट 3 में है 3825। 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3825 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 3 से लगाएंगे, 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। उसके बाद 5 से लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे तो ये 17 बार में कटेगा, 17 पचे 85, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है 3 गुने फिर 5 गुने फिर 5 गुने 17, ठीक है। मतलब 2 गो 3 आ रहा है, 2 गो 5 आ रहा है और 1 गो 17 आ रहा है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 3 लिख देंगे एगो और उसके पावर में 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 गो 3 है, उसके बाद 2 गो 5 है तो 1 गो 5 लिख देंगे, उसके पावर में 2 लगा देंगे, और फिर 17 एक ही है तो सीधे 17 लिख देंगे। क्योंकि देखिए जिसके घात जो एक बार रहेगा उसके घात में हम 1 लिखेंगे, तो 1 नहीं लिखते हैं घात में, क्योंकि घात में जो है ना 1 छुपा रहता है, कुछ नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब चलिए देखते हैं इसका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, तो वो है 5005, ठीक है। 5005 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 5 से तोड़ेंगे, 5 इकाई 5, 0 0, 5 इकाई 5, ठीक है। फिर तोड़ेंगे इसको
7 से तोड़ेंगे, 7 से तोड़ेंगे इसको, तो 7 इकाई 7, 3 0 7 चौका 28, 7 तिया 21, ठीक है। उसके बाद 11 से तोड़ेंगे, 11 इकाई 11, 11 इकाई 11, 11 तिया ही 33। मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड में एगो 5 आ रहा है, एगो 7, एगो 11 और एगो 13 आ रहा है। चलिए सबको लिख देते हैं इसके बगल में, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, है ना, अभाज्य गुणनखंड करके और इसके सामने में जो है लिख देना है। अब देखिए 5 भी एक गो है तो कुछ नहीं देंगे पावर, 7 भी एक ही है तो उसके पावर में भी कुछ नहीं देंगे, और 11 भी एक ही है तो इसके पावर में भी कुछ नहीं देंगे, और 13 भी एक ही है, मतलब सब के सब संख्या जो है एक एक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वां में क्या है, 7429, 7429, 7429 को काटते हैं। देखिए 7429 को जब काटेंगे, 7429 को, तो देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 9 2 11 4 15, 15 7 22, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। सीधे इसको लगा के देखते हैं, तो सीधे लगाएंगे 17 से, ठीक है, 17 से लगाएंगे, 17 से भाग दे देते हैं। देखिए 17 से भाग देंगे 7429 में, 7429 में 17 चौका 68, 68, यहाँ घटाएंगे, 8 6 14 कट गया 2, 17 तिया 51, 1 1 9, 17 7 119, 17 से लगाए हैं तो ये 437 मरतबे टूट गया, ठीक है। उसके बाद 19 से लगा के देखते हैं, केवल अभाज्य संख्या से लगाना है, तो 17 के बाद 19 से लगाते हैं। देखिए 19 दूना 38, 19 तिया 57, अब बच गया 23, 23 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 टूटेगा नहीं किसी से, केवल 23 से ही टूटेगा, है ना। चलिए तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 17 गुने 19 गुने 23, है ना, एक ही 17 है, एक ही 19 है और एक ही 23 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन, जिसमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ये संख्या को दर्शाना था, तो हम दर्शा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, ये जांच करना है। सबसे पहले तो क्या करना है कि जो भी पूर्णांक नीचे पूर्णांकों का युग्म दिया गया है, इन सभी पूर्णांकों के युग्म का HCF भी निकालना है और फिर LCM भी निकालना है। HCF LCM दोनों निकालना है। उसके बाद इसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इन जो पूर्णांक दिया है, इन सभी पूर्णांकों का HCF और LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। पॉइंट नंबर 1 में है 26 और 91। 26 और 91 ये दोनों पूर्णांक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक पूर्णांक लिखेंगे और उसके बाद बराबर देंगे, फिर दूसरा पूर्णांक लिखेंगे और उसके बाद भी बराबर देंगे। अब करना क्या है कि दोनों पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड करना है, तोड़ना है, ठीक है। देखिए 26 को सबसे पहले तोड़ लेते हैं। 26 को 2 से तोड़ेंगे 13 बार में टूटेगा, और 91 को तोड़ते हैं 7 से तोड़ेंगे 13 बार में, 13 से 91, है ना। चलिए 26 का अभाज्य गुणनखंड आता है 2 गुने 13, 2 गुने 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड आता है 7 गुने 13, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद करना क्या है, यहाँ लिखना है कि अतः 26 तथा 91 का HCF लिखना है, ठीक है। HCF लिखना है। तो देखिए HCF कौन होगा, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको ये देखना है कि दो संख्या का अभाज्य गुणनखंड यहाँ हो रहा है ना, दो संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तब दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन क्या मिल रहा है, मतलब कॉमन क्या है, दोनों में कौन सा अंक है जो दोनों में मिल रहा है, उसी को हम HCF में लिखेंगे। देखिए 13 मिल रहा है दोनों में, तो यहाँ लिख देंगे 13 मिल रहा है दोनों में, तो 13 लिख देंगे। अगर 13 के अलावा कोई और संख्या इसमें मिलता दोनों में, तो उसको भी हम गुना दे के और उसको भी बगल में लिखते, लेकिन यहाँ केवल और केवल 13 ही मिल रहा है दोनों के अभाज्य गुणनखंड में, तो यही हमारा HCF का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और फिर LCM भी लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः 26 तथा
91 का LCM, HCF और LCM दोनों लिखना है। तो LCM के लिए क्या करना है, आप क्या करना है कि जो जो नहीं मिल रहा है उसको पहले लिख लेते हैं। दोनों के अभाज्य गुणनखंड में वैसे अंक को पकड़ना है जो दोनों में से किसी में नहीं मिल रहा है। अभी देखिए 2 जो है नहीं मिल रहा है, उसके बाद 7 भी नहीं मिल रहा है, तो उसको भी गुना देके और 7 लिखेंगे। और अंत में हमको वो संख्या लिखना है जो इन दोनों का HCF हो। तो HCF कितना है, 13 है, तो लास्ट में HCF भी लिख देना है। ठीक है, मतलब क्या, देखिए HCF में किसको लिखे हैं, जो दोनों में मिलेगा उसको लिखना है HCF में। और LCM में जो दोनों में से किसी में नहीं मिलेगा, जैसे 2 देखिए 2 ऊपर का में है नीचे का में नहीं है तो उसको ले लिए, और 7 देखिए 7 नीचे वाला में है ऊपर वाला में नहीं है तो उसको ले लिए, और लास्ट में जो HCF का उत्तर होगा ना उसको भी गुना कर देना है लेके। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को गुना कर देते हैं। 1391 और 91 दूना 182, 91 दूना 182, तो 182 इसके LCM का उत्तर हो गया। HCF का उत्तर 13 हो गया और LCM का उत्तर जो है ना इसका 182 हो गया। HCF LCM तो हम निकाल लिए है ना। अब करना क्या है, इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ये जांच के लिए सूत्र हमको लगाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जांच, यहाँ लिखेंगे जांच। ठीक है, और जांच लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ये हमारा एक सूत्र हो गया। ठीक है, एक तरफ क्या किए, दोनों संख्या का गुणनफल, और एक तरफ बराबर की एक तरफ HCF LCM का गुणनफल। देखिए बराबर की इस साइड क्या करना है, दोनों संख्या में गुना कीजिए, दोनों संख्या में गुना कीजिए। संख्या क्या क्या है, तो 26 और 91 है, तो इधर लिखेंगे 26 गुने 91, दोनों संख्या का गुणनफल हो गया। और इधर क्या करेंगे, बराबर की इस पार इस दोनों संख्या के HCF लिखेंगे, तो इन दोनों संख्या का HCF कितना है, तो 13 है, तो 13 लिखेंगे, और गुना देके इन्हीं दोनों संख्या का LCM लिखेंगे, तो LCM कितना है, 182 है। ठीक है, अब क्या करना है कि दोनों में गुना करना है। यहाँ देखिए 26 से 91 में गुना करना है इधर, और इधर 13 और 182 में गुना करना है। तो सबसे पहले 26 से 91 में गुना कर लेते हैं। 26 और 91 में, देखिए 26 से 91 में गुना करते हैं, 26 91 में, 6 1 6, 2 1 2, 9 6 54, हासिल 5, 9 दूना 18, 5 23, 6 4 2 6 23, 2366 आ गया। इधर गुना किए थे कितना आया, 2366। और इधर भी गुना कर लेते हैं 13 और 182 में। देखिए 13 दूना 26 के 6, हासिल 2, 13 8 104, 104 2 106, हासिल 10, 13 1 13 10 23। देखिए 2366 2366, दोनों के दोनों पक्ष बराबर आ गया ना बराबर। तो दोनों पक्ष बराबर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो बनाया हुआ HCF LCM है वो दोनों क्या है, वो दोनों सही है। यही है जांच करने का। ठीक है, जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों संख्या का एक साइड गुना करेंगे और एक साइड इन दोनों संख्या के HCF LCM में गुना करेंगे। अगर लास्ट के दोनों बराबर आ गया तो हमारा बनाया हुआ HCF LCM क्या है, सही है। ठीक है, तो हम पॉइंट नंबर 1 जो है हल कर लिए हैं। अब इसका पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में है 510 और 92। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में है 510 और 92। देखिए 2 में है 510 और 92। ठीक है, 510 और 92 का HCF LCM निकालना है। तो सबसे पहले जो संख्या है 510 उसको लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर दे देते हैं, और फिर 92 है तो उसको भी लिख के बराबर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे इसको। ठीक है, पहले 510 को तोड़ लेते हैं और फिर जो है ना 92 को तोड़ लेते हैं। देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 दूना 4, 2 पंच 10, 2 पंच 10, फिर 3 से तोड़ेंगे, 3 8 24, 3 पचे 15, फिर 5 से तोड़ेंगे, 17 पचे 85। उसके बाद 92 है तो 92 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड आता है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, और 92 का अभाज्य गुणनखंड आता है 2 गुने 2 गुने 23, 2 गुने
2 गुने 23। ठीक है, दोनों का लिख लिया अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद करना क्या है, दोनों का HCF लिखना है। तो HCF के लिए यहाँ लिखेंगे अतः 92 तथा 92 नहीं, पहला संख्या 510 है, तो 510 तथा 92 का HCF बराबर, HCF कौन होता है, तो जो दोनों में मिलेगा उसी को यहाँ लिखना है। दोनों में क्या मिला, तो एक को 2 मिला, देखिए, तो इसको लिख देंगे। फिर गुना 2 के अलावा और क्या मिल रहा है, तो 2 के अलावा और कोई नहीं है जो दोनों में मिल रहा है, तो केवल इसका 2 ही जो है इसका आंसर होगा। 2 के अलावा कुछ नहीं मिला तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्या का HCF कितना हो गया, 2 हो गया। अब LCM लिखना है, तो लिखेंगे पुनः 510 तथा 92 का LCM। तो LCM कौन होता है, जो दोनों में से किसी में भी नहीं मिलेगा उसको लिखना है। देखिए, 3 एगो नहीं मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे, फिर एगो 5 नहीं मिल रहा है तो उसको भी लिख लेंगे, और फिर एक 17 नहीं मिल रहा है तो 17 को भी लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे वाला में 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को लिख लेंगे, और एगो 23 नहीं मिल रहा है तो 23 को भी लिख लेंगे, और अंत में जो HCF का उत्तर रहेगा उसको भी लिखना है। ठीक है, जो नहीं मैच करेगा दोनों में से किसी में भी नहीं, उसको लिख लेंगे पहले, उसके बाद जो HCF का उत्तर होगा उसको भी गुना देके लिख लेंगे। अब सब में गुना कर लेते हैं। देखिए, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, 1020 हो गया। अब उसमें 23 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 0 0 3 दूना 6, 0 3 इकाई 3, 0 2 दूना 4, उसके बाद 0 2 इकाई 2, 0 6 4 3 2, 23,460। कितना इसका आया LCM, 23,460। ये इसके LCM का उत्तर हो गया। ठीक है, HCF का उत्तर 2 आया है और LCM का उत्तर 23,460 आया है। अब इसकी क्या करना है, जांच करना है, तो यहाँ लिखेंगे जांच। ठीक है, और जांच के लिए सूत्र क्या बनता है, तो सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, दोनों संख्या क्या क्या है, तो 510 और 92 है, और इसका HCF कितना है, तो 2 है, और LCM 23,460 है। सबसे पहले 510 और 92 में गुना कर लेते हैं। देखिए, 510 और 92 में गुना कर लेते हैं, 510 और 92 में गुना कर लेते हैं। 0 2 इकाई 2, 5 दूना 10, उसके बाद 0 9 इकाई 9, 9 पचे 45। देखिए, 0 2 9 6, 46,920। कितना आया, 46,920। ठीक है, इधर गुना करते हैं, 2 में 0, 2 छक्के 12, 4 दूना 8, 1 9, उसके बाद 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46,920 इधर भी आ गया, 46,920 जो है ना इधर भी आ गया। ठीक है, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, तो दोनों पक्ष बराबर होगा तो हमारा उत्तर जो है सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसके पॉइंट नंबर तीसरा की ओर। देखते हैं पॉइंट नंबर तीसरा। पॉइंट नंबर 3 है 336 और 54। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 336 का और फिर 54 का। ठीक है, 336 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए क्या आता है, 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 21, और फिर 3 से लगाएंगे तो 7। उसके बाद 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से 27 मरतबे, फिर उसके बाद 3 से लगाएंगे 9 मरतबे, और फिर 3 से लगाएंगे 3 मरतबे। ठीक है, 336 का अभाज्य गुणनखंड आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, और 54 का आता है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखना है अतः 336 और 54 का HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलेगा, 2 मिल रहा है, एक उसको ले लेंगे, फिर 1 1 3 मिल रहा है,
एक उनको 3 मिल रहा है तो उसको भी ले लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें 2 3 गो है, इसके अलावा एगो मैच करने के अलावा 3 गो 2 है, लेकिन इसमें कहाँ है 2, इसमें नहीं है। इसमें देखिए इसमें 2 गो 3 है, लेकिन उसमें तो एक ही 3 है ना, तो एक गो 3 मिला, एक गो 2 मिला, तो ये हमारा हो जाएगा 6 HCF का उत्तर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुनः 336 और 54 का LCM कौन हो जाएगा, जो नहीं मिल रहा है। देखिए 3 गो 2 नहीं मिला ऊपर का में, तो उसको लिख लीजिए। उसके बाद एक 7 नहीं मिला तो उसको लिख लेंगे, और नीचे वाला में से 2 गो 3 नहीं मिल रहा है तो दोनों 3 को लिख लेंगे, और लास्ट में जो HCF का उत्तर रहेगा उसको लिखना है, तो 6 लिख लेंगे। अब सब में गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिया 72 और 7 6 42। 72 में 42 से गुना कर लेते हैं, 72 में 42 से गुना, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 7 चौका 28, 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 324, 324 ये LCM का उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसकी जांच करना है, तो यहाँ लिखेंगे जांच लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, दोनों संख्या क्या क्या है, तो वो है 336 और 54, इधर गुना करेंगे, और इसका HCF है 6 और LCM है 324। ठीक है, चलिए दोनों में गुना कर लेते हैं, 336 54 में गुना करते हैं, 336 गुने 54, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 2 14, 3 चौका 12, 1 13, 6 पंचे 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18,144, 18,144। और इधर देखिए 6 चौक 24, 6 दूना 12, 2 14, 1 6 3 18, दोनों के दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया, तो हमारा उत्तर जो है वो सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पॉइंट था, तीनों पॉइंट इसका समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका है, पहला पॉइंट है 12, 15 और 21। यहाँ 3 संख्या दिया गया है, तो तीनों संख्या के पहले लिखेंगे 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर, और तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 छक्के 12, 2 तिया ही 6। उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 से लगाएंगे, 3 पंचे 15, और 21 का करेंगे तो 3 सते 21। मतलब 12 का आता है 2 गुने 3, और 15 का आता है 3 गुने 5, और 21 का आता है 3 गुने 7। यहाँ लिखेंगे अतः 12, 15 तथा 21 का HCF। देखिए HCF लिखना है, यहाँ 3 संख्या दिया गया है तो 3 संख्या वाला में HCF ढूंढना है हमको। तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में जो मिलेगा वही यहाँ लिखेंगे HCF में। 2 संख्या वाला में दोनों में जो मिल रहा था उसको लिख रहे थे HCF में, लेकिन 3 संख्या वाला में जो तीनों में मिलेगा उसी को लिखेंगे HCF वाला में। देखिए एगो 3 इसमें मिला, एगो 3 इसमें है और एक 3 इसमें है, तो तीनों में जो है 3 मिल रहा है, तो 3 हमारा हो जाएगा HCF का उत्तर। ठीक है, 3 के अलावा और कोई दूसरा नहीं मिल रहा है तो केवल 3 ही इसका उत्तर होगा। यहाँ लिखेंगे पुनः 12, 15 तथा 21 का LCM। HCF तो हो गया, अब LCM। तो LCM के लिए वैसी संख्या को लिखते हैं जो किसी में भी नहीं मिल रहा है। देखिए 2 नहीं मिला किसी में तो 2 ले लेंगे, फिर 2 नहीं मिला तो उसको भी ले लेंगे। उसके बाद बीच वाला में 5 नहीं मिला और नीचे वाला में 7 नहीं मिला। ठीक है, पहले तो उसको लेते हैं LCM में जो किसी में भी नहीं मिल रहा है, उसके बाद लास्ट में जो HCF का उत्तर होगा उसको भी ले लेंगे।
HCF का उत्तर 3 है, उसको ले लिए। अब गुना करते हैं, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 या 60, 60 में 7 से गुना करेंगे 420। इसका LCM का उत्तर हो गया 420। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर दूसरा। पॉइंट नंबर दूसरा क्या है? 17, 23 और 29 है। 17, 23 और 29 है, 29। तो सबसे पहले 17 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद 23 लिखेंगे, 23 को भी तोड़ेंगे, फिर 29 लिखेंगे, 29 को भी तोड़ेंगे। देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 17 को, 17 गुने 1, 17 गुने 1 बराबर 17 ही होगा। अब 23 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 23 गुने 1। ठीक है, और 29 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 29 गुने 1। ठीक है, जब दोनों में गुना करेंगे तो 23 ही आएगा, और ये दोनों में गुना करेंगे तो 17 आएगा, और 29 में 1 से गुना करेंगे तो 29 ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 17, 23 और 29 का HCF कौन होता है? जो तीनों में मिलेगा। तीनों में क्या मिल रहा है? तो 1 मिल रहा है तीनों में, तो HCF जो है यही हमारा 1 हो जाएगा, है ना। पुनः 17, 23 और 29 का LCM, तो LCM कौन होता है? जो नहीं मिलता है किसी में। देखिए 17 नहीं मिला, 17 को लिख लेंगे, गुने 23 नहीं मिला, 23 को लिख लेंगे, गुने 29 नहीं मिला तो 29 को लिख लेंगे, और लास्ट में जो HCF का उत्तर आता है उसको भी लिखते हैं। तो HCF का उत्तर यहाँ पर केवल 1 है, तो 1 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? तीनों में गुना कर लेंगे। 17, 23 और 29 में गुना करते हैं। देखिए 17 से 23 में गुना करेंगे, 7 या 21, 3 दूना 6, 2 8, 7 दूना 14, 2 1 2 1 3, 1 8 4 12, 3 1 4। उसके बाद 29 से गुना करेंगे, 9 1 9, 9 दूना 18, 9 4 36 1 37, 2 1 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। चलिए 9 8 2 10, 7 4 11 1 12, 8 3 11 1 12, 12,209। देखिए 9 1 9, 9 दूना 18, 9 4 37, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 9 8 2 10, 7 4 11 1 12, 8 3 11 1 12, 12,209, 12,209 यही हमारा LCM का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं पॉइंट नंबर तीसरा। पॉइंट नंबर तीसरा क्या है? 8 9 और 25 है, 8 9 और 25। देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, 8 9 और 25 का निकालना है। देखिए तीसरा पॉइंट है 8, 9 और 25। 8 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 9 का, और फिर 25 का। देखिए 8 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 होगा, 9 को तोड़ेंगे 3 गुने 3, और 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अतः 8, 9 तथा 25 का HCF कौन होता है? जो तीनों में मिलता है। यहाँ पर देखिए तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे? गुना 1 लगाएंगे, सब में गुना 1 लगाएंगे। ठीक है, गुना 1 1 दे देंगे सब में। अब देखिए गुना 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 1 8 होगा, 3 3 9 और 9 1 9, 9 होगा, 50 25, अब 25 से 25 25 से होगा, है ना। मिल तो गया ना 1, सब में मिल रहा है ना अब 1, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे पुनः 8, 9 तथा 25 का, अब LCM चाहिए ना, तो LCM लिखेंगे। तो LCM के लिए जो नहीं मिल रहा है वो सबको लिखिए। देखिए 2 तीनों 2 ऊपर का में से नहीं मिला, तो लिख लीजिए 2 गुने 2। उसके बाद नीचे में 2 को 3 नहीं मिला, तो 3 गुने 3। उसके बाद 2 को 5 नहीं मिला, तो 5 गुने 5, और अंत में HCF का उत्तर भी लिखते हैं यहाँ पे गुना देके। तो HCF का उत्तर तो 1 ही है, तो 1 को नहीं लेते हैं, 1 को लेंगे तो बात बड़े पड़ेगा ना गुना में। अब देखिए 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 2 तिया 600, 6 3 1800। इसका उत्तर जो हो जाएगा LCM का वो होगा 1800। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 2 में HCF LCM निकाल के उसकी जांच करना था, लेकिन यहाँ पे केवल HCF LCM निकाल के छोड़ देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। इससे पहले चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़े, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
चौथा क्वेश्चन है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों संख्या का 306 और 657 क्या है, दोनों संख्या है। इन दोनों संख्या का HCF निकाल के दिया है 9, ठीक है। अब इन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम हमको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया है क्या दिया है, तो HCF 306,657 बराबर 9 ये चीज दिया है, ठीक है। तो निकालना क्या है, तो LCM 306,657 बराबर क्या होगा, यही हमको निकालना है, ठीक है। देखिए एक सूत्र होता है LCM निकालने के लिए। सूत्र क्या होता है, सूत्र है LCM A, B बराबर A गुने B बट्टा HCF A, B, ये सूत्र आता है, ठीक है। ये A B क्या है, तो A B दोनों संख्या हो गया। जैसे कि यहाँ दो संख्या दिया है ना, 306,657, यही दोनों संख्या में से पहला को A मान लेंगे, दूसरा को B मान लेंगे, ठीक है। और दोनों का HCF 9 निकाल के दिया है। अब देखिए LCM A के जगह पर क्या लिखेंगे, पहली संख्या 306, B के जगह पर दूसरी संख्या 657 बराबर A है तो 306 गुने B है तो 657, नीचे HCF A के जगह पर 306, B के जगह पर 657, ठीक है। अब देखिए ऊपर में 306 गुने 657 जैसे है वैसे ही रहेगा, और इसके बराबर देखिए इसके बराबर क्या दिया है, तो 9 दिया है निकाल के। मतलब 306 और 657 का HCF निकाल के 9 दिया है, तो इसके जगह पर 9 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं, देखिए 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक है। अब ऊपर में क्या हो गया, 34 गुने 657, तो 657 और 34 में गुना कर लेते हैं। देखिए 657 में 34 से गुना करते हैं, 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौक 24, 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 17, 6 तिया 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 22,338 कितना आया, 22,338। ये हमारा जो है ना 306 और 657 का LCM ये निकल गया, ठीक है। यही हमारा उत्तर है। ये क्वेश्चन बहुत ही BBI है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पांचवा क्वेश्चन भी बहुत BBI है। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए n क्या है, प्राकृत संख्या है। n है प्राकृत बोले तो गिनती की संख्या, और गिनती की संख्या क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ये अनंत तक जो है गिनती की संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या। संख्या क्या है, 6 के पावर n। 6 के पावर n एक संख्या है। हमको जांच करके दिखाना है कि ये संख्या जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, ये हमको जांच करके दिखाना है, ठीक है। देखिए जैसे संख्या होता है 10, अब ये 10 भी एक संख्या है। अब देखिए ये अंक 0 पर समाप्त हो रहा है ना, खत्म हो रहा है ना, इसी तरह से कह रहा है कि क्या 6 जो है 6 के पावर n ये संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, ये जांच करके दिखाना है हमको, ठीक है, जांचना है। n क्या है, इसमें n है प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो n क्या है, n है प्राकृत संख्या, तो n के बराबर क्या होना चाहिए, गिनती की संख्या मतलब 1 2 3 4 है ना। इसी तरह से बढ़ेगा ये आगे की तरफ, क्योंकि n क्या है, प्राकृत संख्या, तो n के बराबर होगा गिनती की संख्या, क्योंकि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और संख्या क्या है, 6 के पावर n है, ये हमारा संख्या है। तब इसमें n क्या है, प्राकृत संख्या मतलब n के जगह पर आप कोई भी गिनती की संख्या रख सकते हैं जांच करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ रखते हैं n के मान पहले 1 रखते हैं, n के मान पहले 1 रखते हैं। n बराबर 1 रखने पर तब ये क्या हो जाएगा, 6 के पावर में 1,
6 के पावर में 1 हो जाएगा, तब 6 होगा, पावर 1 देने पर तो वही होता है। अब 6 को तोड़ेंगे, 3 गुने 2, फिर हम n की जगह पर 2 रख के देखते हैं, पुनः n बराबर 2 रखने पर तब ये हो जाएगा 6 के पावर 2। 6 के पावर 2 को लिखेंगे 6 गुने 6 बराबर होगा 36। 36 को तोड़ेंगे 2 गुने 3 गुने 3, क्योंकि देखिए एगो 6 को तोड़ेंगे तो एगो 2 एगो 3, और फिर एगो 6 को तोड़ेंगे तो एगो 2 एगो 3, मतलब 2 गो 2 और 2 गो 3, पूरे 36 को तोड़ने पर 2 गो 2 2 गो 3 आता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुनः 2 रख दिए n की जगह पर, अब 3 रख के देखते हैं, n बराबर 3 रखने पर तब ये हो जाएगा 6 के पावर 3। तो इसको लिखेंगे 3 बार गुना में, 6 गुने 6, 36, 6 216, और 216 को तोड़ेंगे, देखिए 2 गो 6 था तो 2 गो 2 2 गो 3 आया है अभाज्य गुणनखंड में। अब यहाँ पर 3 गो 6 है तो 3 गो 2 आएगा, 1 2 3, और 3 गो 3 भी आएगा, 3 गुने 3 है ना, 3 गो 2 और 3 गो 3 आएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम n की जगह पर 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, जो भी मन है रखिए, केवल गिनती की संख्या होना चाहिए, जितना मन है आप उतना रख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले 1 रखे, जब n की जगह पर 1 रखे तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए 1 रखकर, तो एगो 2 आया एगो 3 आया, फिर n की जगह पर 2 रखे और फिर इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तोड़े हैं तो 2 गो 2 आ रहा है, 2 गो 3 आ रहा है। जब n की जगह पर 3 रखे हैं तो 216 आया है, और 216 को का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 गो 2 आता है और 3 गो 3 आता है। गौर से देखिए, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में पावर कितनों रख रहे हैं हम, फिर भी इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 ही आ रहा है, 2 3 के अलावा कुछ आइए नहीं रहा है ना। तो आपको बताते चले कि कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होता है, अंक शून्य पर समाप्त होता है वो संख्या, तो समझ जाइएगा कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना अनिवार्य है। अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा आता है तो फिर इसके अभाज्य फिर जो है ये संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। और यहाँ भी वही कंडीशन है। देखिए, संख्या के घात को हम अगर बदलते रहते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, प्राकृत संख्या कोई भी डालते हैं संख्या का घात, तो उस संख्या का फिर अभाज्य गुणनखंड करने पर देखिए अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 3 ही आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए था, है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ रहा है, जबकि अंक गणित के आधार पर इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 होनी चाहिए, है ना। मतलब क्या कि देखिए, ये संख्या जो है 6 के पावर n, ये अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ रहा है। देख रहे हैं ना, केवल 2 और 3 आ रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड में, जबकि अंक गणित कहता है कि किसी भी संख्या को अंक 0 पर समाप्त करने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का आना अनिवार्य है। इसीलिए ये संख्या जो है 6 के पावर n, ये अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 ये वाला, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ये दोनों के दोनों संख्या भाज्य संख्या है। लेकिन क्यों है भाज्य संख्या, ये हमको व्याख्या करके बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है, पहला ये वाला है, क्या है, तो 7 गुने
11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है, ये वाला है। तो देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 को हम ऐसे लिखेंगे, 11 सत्ते पहले गुना कर लेते हैं, फिर 13 को जोड़ लेते हैं। 11 सत्ते 77, 77 में 13 से गुना कर लेते हैं, ठीक है, 77 में 13 से जो है ना गुना कर लेते हैं। देखिए 77 में 13 से गुना करेंगे, 13 सत्ते 91 के 1 हासिल 9, 13 सत्ते 91 9, 100, मतलब 1001 आता है। गुना करने पर 1001 आता है, फिर प्लस 13 कर देते हैं और फिर इसको 13 मतलब इसमें 13 को जोड़ते हैं तो 1014 आता है। अब बताइए इसको मतलब 13 को हम इतना के रूप में 1014 आया ना, 1014 को 2 से काटेंगे, 2 गुने 507, मतलब 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है। तो इसको हम गुना करके यहाँ से यहाँ तक गुना किए तो 1001 और फिर प्लस 13 कर दिए, ठीक है, मतलब 13 को जोड़ने के बाद 1014 आया। अब 1014 को 2 गुने 507 के रूप में लिख सकते हैं ना, मतलब 2 से कटेगा नहीं ये संख्या, 2 गुने 507 के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुने 507 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है, ये भाज्य संख्या है। पूछ रहा था ना कि क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि ये पूरी की पूरी संख्या, ये देखिए संख्या नहीं दिया है बना के, अगर 20 25 24 ऐसे दिया रहता संख्या बना के तो हम सीधे कहते थे कि भाई ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, इसीलिए भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या किसी और से कट जाए, किसी और के टेबल से कट जाए, है ना। तो यहाँ संख्या बना के नहीं दिया है, संख्या बना के नहीं दिया है, तोड़ ताड़ के दिया है। तो जो तोड़ा था उसको हम इकट्ठा कर लिए हैं। तो इकट्ठा किए हैं कैसे, पहले गुना करके फिर 13 को जोड़ के, तो इकट्ठा करने पर कितना आया है 1014। बताइए 1014 को हम 2 से काट सकते हैं ना, 2 से तोड़ सकते हैं ना, इसीलिए क्या है भाज्य संख्या है। व्याख्या हो गया है ना। फिर अगला वाला क्या है, 7 गुने 6 गुने, फिर है पुनः, फिर है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, यही है। अब बताइए इसको भी हम क्या कर सकते हैं, पहले गुना कर लेंगे सब में और फिर 5 को जोड़ लेंगे। देखिए 5 चौका 20, 20 या 60, 60 दूना 120 और 120 12 से 84, 84 में 6 से गुना करेंगे, 84 मानी 840 हुआ, इसमें 6 से गुना, 0 6 चौक 24, 6 48 2 50, 5040 आया। फिर उसमें 5 को जोड़ेंगे तो 5045 आया। अब बताइए 5045 को हम, इसका मूल संख्या क्या आया 5045, इसी को तोड़ ताड़ के प्लस 5 करके दिया था। तो 5045 को हम क्या किसी संख्या से काट सकते हैं, किसी दूसरी संख्या से, तो 5 से बिल्कुल कटेगा, ये 5 से बिल्कुल कटेगा, है ना। तो इसको 5 गुने 5 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 1009 मरतबे कटेगा, है ना। चलिए तो इसको 5 गुने 1009 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं 5 गुने 1009 के रूप में, तो अतः यह क्या है, यह भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर आखिरी 7वां क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो 7वां क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एलसीएम पे आधारित है। एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ मतलब रास्ता है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए एक मैदान है, खेल का मैदान है, गोलाकार मैदान है। जैसे मान लीजिए एक खेल का मैदान हुआ, इसके चारों साइड से एक वृत्ताकार रोड बना हुआ है, मतलब रास्ता बना हुआ है, ठीक है। इस पर आदमी से दौड़ता है, चलता है। अब मान लीजिए इस मैदान का एक चक्कर लगाती है सोनिया नाम की लड़की, सोनिया एक चक्कर लगाती है तो उसको लगता है 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, जबकि रवि नाम का लड़का है जो एक चक्कर लगाता है इस मैदान का, तो उसको लगता है 12 मिनट। अब बताइए दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए कि दोनों एक ही इसी जगह से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय के बाद दोनों फिर एक जगह आके मिलेगा। दोनों आना चाहिए, दोनों एक समय मतलब एक ही जगह मिलना चाहिए, कितने समय के बाद, वही हमको समय निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहले, चूंकि सोनिया को
सोनिया एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है, मतलब सोनिया एक चक्कर पूरा करती है मैदान का कितना देर में? 18 मिनट में। तथा रवि एक चक्कर पूरा करता है कितना समय में? तो 12 मिनट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम। 2 से 2 नामा 18, 2 छक्के 12, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6, क्या आता है? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, कितना आया? 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36, मतलब 36 आया। तो वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये क्वेश्चन 1 नंबर में ज़्यादातर पूछता है, तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी संख्या दिया रहेगा उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा चैप्टर हो गया खत्म, 1.2 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से एक से बढ़कर एक वीडियो, पूरे मैथ का जो है वीडियो अपलोड होता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।